नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आखिर मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। अजी सुनते हो, राहुल को कंपनी में जाकर टिफ़िन दे आएंगे क्या? क्यों आज राहुल टिफ़िन लेकर नहीं गया? शरद जी ने पूछा। आज राहुल के कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए राहुल सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। शरद जी ने हाथ का पेपर रख दिया और वह कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। पुष्पा जी ने एक उच्छ्वास छोड़कर राहत की सांस ली। शरद जी तैयार हुए, मतलब उसके और राहुल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा, हमेशा की तरह राहुल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और पुष्पा जी का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। ऐसी समझ उसके मन में समाया हुआ था। मेरे मित्र के पिता भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। एक यह हमारे पिताजी, अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। राहुल, तुझे मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनें और 2 भाइयों के शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया है। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। यह सारी जवाबदारियाँ किसने उठाई? क्या उपयोग हुआ उसका? इनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें। एक क्षण के लिए पुष्पा जी की आंखें भर आईं। क्या बताए अपने जन्म दिए पुत्र को, बाप ने क्या किया मेरे लिए पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कभी कोई आस नहीं रखी। राहुल मूर्खों जैसी बात करते हुए बोला, अच्छा वह ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों की ट्यूशन ली। यदि उनसे फीस ले लेते तो आज पैसे में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, इम्पोर्टेंट गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पापा का तत्व था ज्ञान दान का पैसा नहीं लेना। इन्हीं तत्वों के कारण इनकी इतनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, इसकी कल्पना है तुझे? यह सुनते ही राहुल एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है इन पुरस्कारों को? पुरस्कारों से घर थोड़े ही बनाए जाएंगे, पड़े ही हैं धूल खाते हुए, कोई नहीं पूछता इनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राहुल ने दरवाज़ा खोला तो शरद जी खड़े थे। पापा ने अपना बोलना तो नहीं सुना, इस डर से राहुल का चेहरा उतर गया, परंतु शरद जी बिना कुछ बोले अंदर चले गए और वह वाद वहीं ख़त्म हो गया। यह था पुष्पा जी और राहुल का कल का झगड़ा। पर आज शरद जी टिफ़िन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की राहुल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। राहुल पाटिल साहब का टिफ़िन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, नहीं जाना, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण को मीटिंग ख़त्म करा सकते हैं, आप बाजू में ही रहिए। चेयरमैन साहब को आपका चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। शरद जी थोड़ी दूर पर धूप में ही खड़े रहें, आसपास कहीं भी छाँव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँव में दर्द उठने लगा था, इसलिए शरद जी वहीं एक पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई, शायद मीटिंग ख़त्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे अधिकारी और उनके साथ राहुल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज़ हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे कि उनकी नज़र शरद जी की और उठ गई। कार में ना बैठते हुए वह वैसे ही बाहर खड़े रहे। वह सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा।
अपने राहुल सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफ़िन लेकर आए हैं। गार्ड ने कंपकपाती आवाज़ में कहा। बुलवाएं उनको, जो नहीं होना था वह हुआ। राहुल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड के आवाज़ देने पर शरद जी पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप पाटिल सर हैं ना? डीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे। हाँ, आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने शरद जी के चरण छुए। सभी अधिकारी व राहुल वह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं अतीश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर, आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वह देखकर शरद जी बोले कि उनकी कोई गलती नहीं है। आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही बाहर हो गया। ओके ओके। चेयरमैन साहब शरद जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपनी आलीशान चैम्बर में ले जाकर, बैठिए सर। अपनी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोले। नहीं नहीं, वह कुर्सी आपकी है। शरद जी शक पकाते हुए बोले। सर, आपके कारण ही तो वह कुर्सी मुझे मिली है, तब पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने ज़बरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा पवार सर, जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले। पाटिल सर नहीं होते तो आज यह कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी का अनाज की दुकान संभालता रहता। राहुल और जीएम आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस में से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शगल था। माँ को वह सहन नहीं होता। उस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दिखाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुँह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूँ राहुल, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सूझता ही नहीं था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे, वह अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्यग्र हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी खूब खुश हुए। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से ही पढ़ने लगा था, और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। सर, फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर आया। पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वह नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले, वह मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वह दान देता हूँ।
सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में मैं पुनः मेरिट में आया। बाद में बीई करने के बाद अमेरिका जाकर एमएस किया और अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया, और मैं ही नहीं, सर ने तो ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए आंसू रुमाल से पोंछे। परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञानदान का भंडार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपये भी ना लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वह सर मान गए आपको और आपके आदर्श को। शरद जी की ओर देखकर जीएम ने कहा, अरे सर तत्वनिष्ठ हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक हैं। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, यह उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया, उसका फ़ायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने सर से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में ही रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, शरद जी के बदले में राहुल ने उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति अपनी नाराज़गी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर सर, आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट ले रखे हैं, उसमें का एक BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? शरद जी और राहुल दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले। नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, शरद जी आग्रहपूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने शरद जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, सर प्लीज़ ना मत कहिए और मुझे माफ़ करें। काम की अधिकता में आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर राहुल की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, राहुल तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी है, इसलिए अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की। तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया? चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी मैरिज हॉल का काम हो गया। सागर लॉन्च में मालूम ही होगा। सर वह तो बहुत महंगा है। अरे तुम्हें कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के बस एक आवाज़ देने की बात है। परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन्च का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने सिर्फ बताया ही तो भोजन ही नहीं, संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारियां ली है उसने, वह भी सब खुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहुल अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताजी को दो। राहुल यह उनकी पुण्याई है, और मुझे एक वचन दो राहुल, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मार कर भगा दूंगा, परंतु पूरे शहर भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा। राहुल हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब राहुल घर आया तब शरद जी किताब पढ़ रहे थे। पुष्पा जी पास ही सब्जी काट रही थीं। राहुल ने बैग रखा और शरद जी के पैर पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा, मुझे पता नहीं था
पापा, आप इतने बड़े व्यक्तित्व लिए हो। शरद जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है? पुष्पा जी को समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। यह देखकर उनके नैनों से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आए। आप सभी का धन्यवाद।